भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर सिराजुद्दौला और पलासी का जिक्र छिड़ गया है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि पलासी की लड़ाई से पहले बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश की गई थी। अब एक उम्मीदवार ने उस साजिश में शामिल लोगों के नाम का जिक्र करके विवाद पैदा कर दिया है। उस उम्मीदवार का नाम है अमृता राय। वे पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर संसदीय सीट पर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। इस राजनीतिक उठापटक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हमें इस पूरे परिदृश्य में एक बात बहुत समझना जरूरी है कि पलासी के इस युद्ध का इतिहास हमें कौन सा सबक देता है। वर्तमान में इस सब के क्या मायने हैं, हम इसे चीन को उदाहरण के रूप में लेकर समझने की कोशिश करेंगे। प्लासी के मैदान में लॉर्ड क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगर कहते हैं कि इतिहास में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास की दशा और दिशा को बदल देती हैं, वो किसी राष्ट्र के लिए इतनी निर्णायक होती हैं कि उसकी तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देती हैं। आप लंदन की सड़कों पर किसी अंग्रेज बच्चे से पूछें जिसे इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान हो कि प्लासी की लड़ाई के क्या मायने हैं, तो आपको बताएगा कि प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता को दिखाया था। कैसे लॉर्ड क्लाइव की 3000 की सेना ने बंगाल के नवाब की 60,000 की विशाल सेना को हरा दिया। वो ये बताएगा कि लॉर्ड क्लाइव कैसे शेक्सपियर के नाटकों की तरह एक ट्रेजिक हीरो की तरह था। उस व्यक्ति ने कम उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भारत में स्थापित किया, पर ब्रिटेन आकर 50 वर्ष की कम आयु में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। वो बताएगा कि कैसे प्लासी की लड़ाई ने भारत में आधुनिकता के बीज डाले। आज जो भारत में लोकतंत्र, जो जिस पर भारत गर्व कर रहा है, उस लोकतंत्र की नींव हो, वो आधुनिक सेना हो, आधुनिक सैन्य व्यवस्था हो, आधुनिक प्रशासन हो, इस लड़ाई के बाद के युग की ही देन है। आप किसी पाकिस्तानी बच्चे से पूछ कर देखें कि तुम्हारे लिए प्लासी की लड़ाई क्या है, तो बताएगा कि प्लासी की लड़ाई मीर जाफर नामक गद्दार और कुछ हिंदू बनियों जैसे जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमी चंद जैसे लोगों के षड्यंत्रों का परिणाम था। वो बताएगा कि इन्हीं हिंदू बनियों के षड्यंत्रों ने भविष्य के पाकिस्तान की नींव भी रखी। आप किसी बांग्लादेश के बच्चे से पूछिए कि तुम्हारे लिए प्लासी की लड़ाई क्या है, तो बताएगा कि इसी लड़ाई के बाद बंगाल की दुर्दशा का युग शुरू हुआ। आप किसी भारतीय बच्चे से पूछकर देखिए कि तुम प्लासी को कैसे देखते हो, तो साधारण शब्दों में बताएगा कि ये ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सौदेबाजी थी जहां मीर जाफर ने गद्दी की लालच में बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया। आप उससे पूछेंगे कि और प्लासी क्या है तुम्हारे लिए, तो बताएगा कि इस प्लासी के बाद ही भारत की सांस्कृतिक पराभव का काल शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर भारतीय संस्कृति को निकृष्ट दिखाया और पश्चिमी संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिया। और 1947 में भारत को राजनीतिक आजादी तो अंग्रेजों से मिल गई, पर आज भी उस औपनिवेशिक मानसिकता से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जब आप कहते हैं कि फिल्म फेयर के सापेक्ष ऑस्कर श्रेष्ठ है, आप जब कहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के सापेक्ष टाइम मैगजीन श्रेष्ठ है, तो वो श्रेष्ठता ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित नहीं है, उस औपनिवेशिक गुलामी पर आधारित है जो बरसों से अंग्रेजों ने हमारे दिमागों में डाली थी। वो लड़का बताएगा कि कैसे इस प्लासी की लड़ाई के बाद भारत का धन का निर्गमन शुरू हुआ, और वो भारत जो मुगल काल में विश्व के कुल अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 25% की हिस्सेदारी रखता था, अंग्रेजों के जाते जाते वह अकाल, भुखमरी, गरीबी और ऐसे जाल में फंस गया जिससे निकलने की कोशिश आज भी हम कर रहे हैं। पर आज इस लड़ाई को हम कैसे देखते हैं, क्या मायने इसके? कहते हैं ना कि इतिहास से अगर आप सबक नहीं सीखते तो इतिहास आपको सबक जरूर सिखाता है। आज हमारा मुद्दा इस बात को लेकर नहीं है कि प्लासी की लड़ाई का क्या महत्व था, प्लासी की लड़ाई के क्या परिणाम थे। आज मेरा मुद्दा इस बात को लेकर है कि आखिर प्लासी की लड़ाई से आज का भारत कुछ सबक सीख सकता है कि नहीं। इस युद्ध का पहला सबक क्या है? पहला सबक ये है कि जो लड़ाइयाँ हैं या जो युद्ध हैं
वो संख्या बल पे, संसाधनों पे या मजबूत अलायंसेस के आधार पर नहीं लड़ी जाती। अगर संख्या बल से जीता जा सकता होता तो सिराजुद्दौला की 60,000 की सेना के सामने लॉर्ड क्लाइव की सेना कभी भी नहीं टिक पाती। अगर अलायंसेस से जीता जा सकता तो फ्रांसीसियों ने भी कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला की मदद की थी। हम आज इसको जोड़कर देखें तो हम आज चीन और पाकिस्तान से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और कई बार भारतीयों को लगता है कि अगर अमेरिका, जापान जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश कहीं ना कहीं भारत के गठबंधन में शामिल हैं तो हम चीनियों को हरा सकते हैं। सन तzu ने अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि जीत वो नहीं होती जो युद्ध भूमि में लड़ी जाती, जीत वो होती है जो कहीं न कहीं युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही जीत ली जाती है। चाइना जानता है कि अगर भारतीयों को हराना है तो भारतीयों के साथ एक मल्टी फेसेट वार शुरू करना होगा, और ये वार ऐसा होगा कि जब भारतीय युद्ध भूमि में पहुंचे तो उससे पहले ही वो हार माने। तो क्लाइव ने पहली लड़ाई मनोवैज्ञानिक स्तर पर लड़ी, इसे आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। उसने पहला काम क्या किया कि सिराजुद्दौला की छवि को एक क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। उसने इसके लिए ब्लैक होल की घटना को आधार बनाया। दरअसल ठीक 1 साल पहले जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो उसने सारे अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों, उनके बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और जिसमें दम घुटकर बहुत से अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। इस घटना का आधार किसी को नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना को लोगों के सामने, विशेषकर अंग्रेजों के सामने ऐसे प्रस्तुत किया गया कि सिराजुद्दौला एक क्रूर शासक है और उसका हारना बहुत ही जरूरी है। इस घटना से अंग्रेजों के अंदर एक उग्र राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। दूसरी चीज, उसने जिस समय सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों से मदद लेकर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसने सिराजुद्दौला के दरबार में सेंध लगा दी, यानी आंतरिक रूप से उसे अशांत कर दिया। उसने मीर जाफर और जगत सेठ जैसे लोगों को समझाया कि सिराजुद्दौला का रहना उनके हित में भी नहीं है और पूरे बंगाल के हित में भी नहीं। सोचिए अगर चीन भी हमारे साथ इसी तरह का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दे। आपको पता है कि चीन एक आर्थिक शक्ति है और उसकी कंपनियां पूरे विश्व में हैं और इन कंपनियों के पास CSR का फंड बहुत ज़्यादा होता है। वो भारत में एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू करे, वो दिखाए कि भारत की वर्तमान सरकार एक क्रूर छवि रखती है और वो विभिन्न समुदायों के प्रति एक नकारात्मक भाव रखती है। NGO, मीडिया में दिखाया जाए कि आप चीनी सामानों का बायकॉट करेंगे तो उससे लाखों लोग भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनका व्यापार चीनी सामानों से रखा है। तो कहीं न कहीं भारत में एक जनमत बनना शुरू होगा जो चीन के साथ संवेदनात्मक संबंध जोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देगा। सोचिए, चीन कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर दे कि वर्तमान सरकार को अगर हराना है तो उन्हें चीन की मदद किसी न किसी प्रकार से करनी होगी। यानी पहली लड़ाई जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की है वो शायद शुरू भी हो चुकी हो और आने वाले समय में आप तैयार रहिए कि आपको ऐसी न्यूज़ दिखाई जाएगी जिसमें चीन से लड़ना भारत के लिए हितकारी नहीं होगा, बल्कि कहा यह जाएगा कि चीन से लड़ने के बजाय गरीबी से लड़ो और कोविड से लड़ो। सोचिए, प्रायोजित मीडिया भारत और चीन की सेनाओं की तुलना दिखानी शुरू कर दी, जिसमें दिखाया जाए कि चीन की आधुनिक सेना के सामने भारत का टिक पाना संभव नहीं। यानी पहली लड़ाई मनोबल के स्तर पर लड़ी जाएगी, पहली लड़ाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में लड़ी जाएगी। और क्लाइव से या प्लासी से हमें ये सबक लेना है कि इस बार चीन के विरुद्ध हम एकजुट रहेंगे, एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहेंगे और हम चीन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरा सबक रणनीतिक स्तर पर देखा जाना चाहिए। युद्ध जो होते हैं वो भावनाओं पे नहीं लड़े जाते, वो अहंकार पर नहीं लड़े जाते कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। युद्ध लड़े जाते हैं रणनीतियों के आधार। आपको पता है कि लड़ाई जो प्लासी की हुई थी वो 23 जून को हुई थी। उस समय पूरे बंगाल में मानसून पहुंच जाता है, यानी सिराजुद्दौला को पता होना चाहिए था कि कभी भी प्लासी के मैदान पर बरसात हो सकती है। शायद हुआ भी यही। जहां क्लाइव ने बरसात से अपने गोला बारूदों को बचाने के लिए पहले से प्रबंध कर रखे थे, वैसा प्रबंध सिराजुद्दौला ने नहीं किया था।
उसे अहंकार था कि वो सेना किसी भी कीमत पर हरा सकती। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब बरसात हुई तो क्लाइव के गोला बारूद बचे हुए थे और जैसे ही बरसात खत्म हुई सिराजुद्दौला के गोला बारूद नष्ट हो चुके थे और लड़ाई कहीं न कहीं एक तरफा बन गई थी। तो इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? आज का भारत क्या सीख सकता है? हिमालय की पहाड़ियों पर जहां हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन बहुत कम है, जहां टेम्परेचर -20 -30 डिग्री रहता है, क्या हम उस साजो सामान के साथ चीनियों से लड़ सकते हैं अथवा नहीं? हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे सैटेलाइट पिक्चर्स या इंटेलिजेंस ऐसी है कि वो चाइना के मूवमेंट को सही ढंग से समझ सके। हमें ये समझना होगा कि अगर चीन अचानक ही नया फ्रंट खोल दे तो क्या उनसे लड़ने के लिए तैयार है? आप इमेजिन कीजिए, अभी हमारा सारा फोकस हो सकता है लद्दाख पर हो। आप सोचिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो सिक्किम और अरुणाचल के बीच में जहां भूटान की सीमाएं मिलती हों, वहीं पर भारत का चिकन नेक जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जहां शेष भारत नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। आप इमेजिन कीजिए, चीन अचानक ही तेजी से हमला करके सिक्किम पर कंट्रोल कर ले तो चिकन नेक को काट देगा और नॉर्थ ईस्ट हमेशा के लिए भारत से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अचानक ही चीन अरुणाचल पर हमला कर दे, अरुणाचल को वो अपने भाग में मिला ले और ठीक उसी समय अरुणाचल की सीमाएं नागालैंड से मिलती हैं और नागालैंड में अपराइजिंग शुरू हो जाए, एक सशस्त्र युद्ध क्रांति शुरू हो जाए? क्या भारत की सेना इस रणनीतिक युद्ध के लिए तैयार है? और अगर नहीं तैयार है तो हमें समझना है कि भारत की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। यानी रणनीतिक तैयारी ऐसी हो कि हम हर फ्रंट को समझ सकें। हम समझ सकें कि एक साथ अगर नेपाल, पाकिस्तान और चीन सभी के फ्रंट खुलेंगे तो हमारे संवेदनशील अंग क्या है। और अभी जो मुझे दिख रहा है, भारत का सबसे संवेदनशील अंग जो है वो कहीं ना कहीं चिकन नेक दिख रहा है, वो अरुणाचल दिख रहा है और वो सिक्किम दिख रहा है। और चीन के माओ त्से तुंग ने जब अपने केकड़े की बात बताई थी तो उसने कहा था कि केकड़े का जो तलवा है वो तिब्बत है और जो उसके पंजे हैं उसमें उसने कहा 5 उसके पंजे हैं, उंगलियां हैं। उसमें पहला केकड़े की उंगली क्या है? लद्दाख। दूसरी उसने कहा था नेपाल, तीसरी उसने कहा था भूटान, चौथी उसने कहा था सिक्किम और 5वां उसने कहा था अरुणाचल प्रदेश। तो तलवा तो तिब्बत उसके नियंत्रण में आ ही चुका है। नेपाल कमोबेश भारत के विरुद्ध हो ही चुका है। लद्दाख का फ्रंट खोला जा चुका है और अगर कहीं सिक्किम और अरुणाचल का फ्रंट एक साथ खोल दिया जाए तो क्या भारत उसके लिए तैयार है अथवा नहीं? चौथा सबक हमें नहीं, हमारे पड़ोसियों को सीखना है। जब प्लासी की युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो मराठों को क्या लग रहा था? उस समय अवध के नवाब को क्या लग रहा था? उस समय हैदराबाद के निजाम को क्या लग रहा था? इन सभी को ये लग रहा था कि उनका एक दुश्मन कम हो जाए। वो शायद इंग्लैंड में या यूरोप में घट रही घटनाओं को नहीं समझ रहे थे। वो इंग्लैंड की उस वाणिज्यवादी सोच को नहीं समझ रहे थे जहां पूरे विश्व को उपनिवेश बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। उन्हें बस ये लग रहा था कि यहां अगर हमारा एक स्थानीय दुश्मन कमजोर हो जाएगा तो इससे उनको एक विजय प्राप्त हो जाएगी। आज भी यही बात है। आज हो सकता है पाकिस्तान को, नेपाल को या बांग्लादेश को ये लग सकता है कि अगर चीन भारत को युद्ध में हरा दे तो दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व खत्म हो जाए। पर वो शायद चीन की उस मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं जिसमें माओ ने कहा था कि कैसे वो पूरे इस दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सकता है। वो शी जिनपिंग की चाइना ड्रीम को नहीं समझ पा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2049 तक आते आते पूरे विश्व की एकमात्र शक्ति जो बचेगी वो चीन ही बचेगी। और देखिए, शुरुआत हो चुकी है। तो आज अगर बांग्लादेश, नेपाल और चीन नहीं समझेंगे तो उनका वही हश्र होगा जो मालदीव और श्रीलंका का हुआ है। तो इतिहास से हमें सबक सीखने की जरूरत है। जब भी हम किसी इतिहास की घटना को पढ़ें तो इसलिए ना पढ़ें क्योंकि हमें इससे नंबर लाने हैं। हम इसलिए ना पढ़ें कि इससे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं। हम इसलिए पढ़ें
कि हम समझ सकें कि इतिहास के वो सबक जिन्हें हम पहले नहीं सीख पाए थे आज सीखें, जिससे 2050 तक महान राष्ट्र की संकल्पना को हम प्राप्त कर सकें। नमस्कार।